और जब मैं सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं रुका, जब मैं झूठे मुकदमे जेल से नहीं रुका, तो फिर उन्होंने मेरे पर गोली चला दी। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इस देश में वही राय करना चाहते हैं। हमारे नेताओं को साफ सुन रहा है कि जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब कल सदन में उनका मेरा मुकाबला हो तो आंखों से आंखें मिलाकर मैं उनसे पूछ सकूं कि आप ये सोचते हो कि ये देश, आप इस देश के संविधान को हटा दोगे, तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लो, क्योंकि उनका संविधान का रक्षक और संविधान को मानने वालों का भाई बेटा चंद्रशेखर आजाद आज मैदान में है। एक तरफ ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं हम फलाना राज लाएंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम गोवलकर का राज लाएंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम सावरकर का राज लाएंगे। तो भाई हम सावरकर के राज में हम क्या करेंगे? चंद्रशेखर आजाद और इस देश का हर कमजोर मजलूम नौजवान बीमारी में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा। अभी जब मैं गांव में आ रहा था, एक सम्मानित साथी यहाँ है, ये जिद करके इन्होंने माला मेरे गले में पहना दी। मैंने उनसे, क्योंकि समय कमी है ना, तो मैंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा मैं पहनाऊंगा जरूर, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मैं माला इसलिए नहीं पहनता। आपके हाथरस की घटना याद है? हाथरस वाली, जब उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ और फिर उस बच्ची को महसूस करो, अच्छा अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि कोई हमारी बहन के साथ, ये सारी बहनें मेरी माएं जो हैं, इनमें ही महसूस करो कोई हमारी एक दिन आज भी अपने दिल पे ऐसे हाथ रखना, एक बार यहाँ रखो, यहाँ एहसास करो, एक बार मैं एहसास कराता हूँ, तुम करो जरा, एक बार दिल पे हाथ रखो, महसूस करो कि अगर हमारी बहन के साथ अन्याय हो, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाए, उसकी जीभ काट ली जाए और वो दम तोड़ दे और फिर उसकी डेड बॉडी को, उसकी लाश को कचरे की तरह जला दिया जाए उसी खेत में, और उसके माँ बाप यानी कि आप और मैं, उसके भाई उसकी शकल भी ना देख पाए, कैसा महसूस होगा बताओ? आप में से बैठा हर एक शख्स जो यहाँ खड़े हैं बैठे, बताओ अगर हम में से किसी के घर में ऐसा हो जाए कैसा महसूस होगा मेरे भाइयों? बताओ। उस दिन मैं उस लड़ाई को, आपने देखा कि लड़ रहा था, जब पुलिस मुझे पकड़ लाई तो मेरी मां ने मुझसे कहा, रे भाई ये तुझे, एक अधिकारी कह गया कि इसको समझा लो, हम इसको मार देंगे, सरकार बहुत खराब है, मुख्यमंत्री योगी साहब है, इसका एनकाउंटर करवा देंगे। तो मेरी मां ने कहा तुझे मार देंगे। मैंने उसे कहा अच्छा तू ये बता, अगर वो तेरी बेटी होती तो मुझे क्या कहती? ये कहती घर में छिप कर बैठ जा, कहती कि जाके उसको न्याय दिला। तो मेरी मां ने मुझसे कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, तू जाके उसकी लड़ाई लड़। उस दिन मैंने तय किया था कि जिसकी बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, वो माला पहन के क्या अच्छा लगेगा? उसकी माला चाहे इतनी सी हो इतनी बड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं जब सुबह उठ के देखता हूं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के बड़े लोगों, मैं जब सुबह उठ के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि अखबार में खबर चल रही होती है, आज इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इसको मार कर डाल दिया। अभी मैंने एक खबर देखी और मुझे नहीं पता, मेरे फोन में खबर है, शायद मेरठ की है या किसी और जिले की, जहां एक लड़की का शव बरामद हुआ जला हुआ। पता नहीं किसकी बच्ची होगी, किसकी बहन होगी, और वो कोई हो मैं नहीं जानता कि जाति धर्म की, लेकिन मेरी बहन है वो। क्योंकि मैं उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं माला तब पहनूंगा जब इस देश में हर बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी, उसके सम्मान की रक्षा होगी। रात के अंधेरे में भी 12 बजे तक कोई बहन बेटी अगर घूम लेगी तो कोई उसको तो आंख नहीं उठाएगी। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। लेकिन मुझे लगा कि मैं इनसे क्या कहूं, तो मैं इसलिए मैंने चुपचाप पहन ली और फिर मैं चला आया कि चलो मैं वहां सभी को बता दूं, कोई बुरा ना माने कि मैं माला क्यों नहीं पहन। मेरे अपने लक्ष्य हैं, जैसे मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया कि जब तक आपके घरों में वो सुविधाएं नहीं आती जो इस देश के अमीर ले ले, जब तक आपके घरों में खुशहाली नहीं आती, जब तक आपको भी वो ताकत, वो सम्मान और वो जिंदगी नहीं मिलती जो देश के अमीरों को मिलती है, तब तक चंद्रशेखर आजाद चैन से नहीं बैठे। ये सपना लेके मैं मैदान में उतरा हूं। अच्छा, आज के नेताओं का ये हाल है, क्योंकि वो करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले आते हैं तो डर जाते हैं, फिर उनमें झूठा एक मुकदमा कर दो तो हाथ जोड़ने लग जाते हैं। तो मैंने 16 महीने जेल काटी, 500 से ज्यादा दिन होते हैं। आप यहां बैठे एक शख्स महसूस करके देखो कि जिस आदमी ने 500 से ज्यादा दिन जेल काटी और कभी उफ नहीं कहा, आपसे शिकायत नहीं की कि भाई क्यों। मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, जब हमारी बहनों को मारा गया, काटा गया, उनके घर जला गया, जो सतगुरु रविदास जी महाराज का जो हमारे कुल गुरु है, मेरे बाप है, मेरे पिता है, आप सबके पिता हैं, जब उनके
उस पे उनकी मूर्ति पे कोई पेशाब कर देता है, बाबा साहब की मूर्ति को उखाड़ के फेंक देता है, फिर चंद्रशेखर क्या करता चूड़िया पहन के वहां, बताओ मुझे। आगे निकलना भी। तो 16 महीने मैंने जेल काटी। जब मैं दिल्ली में गुरु घर टूट गया तो मैं वहां गया लड़ने। सरकार कह रही हम करने देंगे, जाओ। मैंने कहा देखेंगे। हम 5 लाख लोग इकट्ठा हुए और 96 लोग हम लोग 66 दिन तक जेल में रहे और सरकार की नाक के नीचे से हमने अपना गुरु घर छीन लिया और सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाने का काम किया। भैया साइलेंट मोड एक्टिवेट करो। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन आपको याद होगा, जब SC/ST एक्ट पे हमला, वो एक हमला था। आप लाखों की संख्या पर सड़कों पे आए, 17 लोगों की जान गई। वो नौजवान कौन थे जो जान देना चाह रहे थे? उनको क्या लालच था? वो आपसे वोट मांगना चाहते थे, वो आपसे पैसे चाहते थे, वो आपसे कोई पद चाहते थे, क्या चाहते थे? वो भीम आर्मी के वो नौजवान थे जिनके दिलों में याद थी कि हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। और कोई भी अधिकार बिना कुर्बानियों के नहीं मिलता है। अगर इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या बाबा साहब को 4-4 बच्चों की कीमत नहीं चुकानी पड़ी क्या? अगर नहीं चुकाते तो क्या आज हम यहाँ इतने सम्मान से खड़े हो पाते क्या? आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहाँ खड़ा है। आज मेरा समाज, मेरा दलित समाज, मेरा मुस्लिम समाज, मेरा पिछड़ा समाज ये यहाँ बैठा है, मुझे सुन रहा है। ये प्यार मैंने कहां से कमाया? क्या मेरा दादा परदादा कोई नेता अभिनेता था क्या? मैंने ये सब कमाया संघर्ष करके, आपका विश्वास जीत के, लड़ाई लड़के, आपके साथ खड़े होकर दिखा के। और जब मैं CBI इनकम टैक्स से नहीं रुका, जब मैं झूठे मुकदमे जेल से नहीं रुका, तो फिर उन्होंने समझा कि ये आदमी अगर खड़ा हो गया तो ये इन लोगों को रोने नहीं देगा, इनके आंख से आंसू टपकने देगा। तो फिर उन्होंने मेरे पर गोली चला दी, 4 गोली चलाई मेरे ऊपर। आपका आशीर्वाद, मेरे सतगुरु जी का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, आपकी दुआएं इतनी थी कि उन 4 गोली से भी आपका चंद्रशेखर आजाद नहीं मरा। कुछ भी नहीं होने का भैया, जब तक लोग कंधे से कंधे खड़े रहे। ठीक है, हम तो उनको मानते जो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आपका मन साफ सुथरा है तो आपको कहीं तीरथ जाने की जरूरत नहीं, हम तो उनमें से हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई मेरे लोगों कि इस देश में 2 तरह के राजनीतिक लोग हैं। एक वो है जो तलवे चाट के राजनीति करते हैं और एक आपका चंद्रशेखर आजाद है जो सीना ठोक के लड़ाई लड़के राजनीति करता है। मैं अगर आपको अपनी पीठ के जख्म दिखाऊंगा तो मैं लिख के देता हूं कि मेरी माए बहनें और मेरे बुजुर्ग अगर आंखों से आंसू ना निकल जाए तो मुझे बताना। मेरी जो गोली के जख्म भरे नहीं है अभी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं सड़कों की लड़ाई से आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। मैं सड़क पर जाकर बताऊं नौकरी खत्म हो रही है, मेरे पढ़े लिखे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को परवाह है क्या? निजीकरण हो रहा है। पहले छात्रावास बनते थे, उनका बजट आता था, अब कोई छात्रावास नहीं। हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलती थी, खत्म। बैकलॉग नहीं भरा जा रहा, कोई बात करने को राजी नहीं है। ना बिजनेस है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, तो हम अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे? दलित पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के बच्चों को कुर्सी कौन देगा? हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा? ये देश का संविधान खतरे में है। जब संविधान के रहते हमें जानवरों जैसा जीवन जीना पड़ रहा है, तो अगर सोचो संविधान नहीं होगा तो क्या हम अपने गुरु घर में, अपनी मस्जिद में, अपने गुरुद्वारे में जा पाएंगे क्या? आप महसूस करो, आज जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद है, धर्म के आधार पर गैर बराबरी है, अगर संविधान नहीं होगा तो क्या आप अपने गुरु घर में अपनी इबादत कर पाओगे क्या? कोई आपको कुर्सी में बैठने देगा क्या? आज सब कुछ होते भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं। तो कल आपको थाने में कौन घुसने देगा? कल आपकी सुनवाई कौन करेगा? आपको मार पिटाई मिलेगी और आपके बोलने वाला भी कोई नहीं होगा और आपके सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इस देश में वही राय करना चाहते हैं। हमारे नेताओं को साफ सुन गया है, वो चुप होकर बैठ गए। हमको लगता है कि मान लो इनकी कोई जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है, मगर ये नहीं समझ आता उनको कि इन्हीं वजह से तुम लोग हो। अगर ये लोग नहीं होते तो तुम लोग नहीं होते। आप मुझे बताओ मेरे पास क्या रास्ता है? क्या एक बड़े नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने, भाई हो सकता है 24 के बाद चुनाव ना हो। सच है, बिल्कुल सच है कि 24 के बाद होता चुनाव ना हो, मगर आप ये बताओ, ये वोट ही तो है जिसकी वजह से लोग आपकी बस्तियों में आ जाते हैं। अगर वोट का अधिकार ना हो, मैं तो पैदा हुआ हूं, मुझे रहना है आप लोगों में, आपका मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन अगर ये वोट का अधिकार ना हो, कौन आएगा आपकी बस्तियों में? मुझे बताओ, कौन पूछेगा आपके हाल? और आप अपनी सड़कों के हाल देखो, अपनी गलियों के हाल देखो। और ये क्षेत्र आप नहीं जानते कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? आप ये बताओ, 70 साल से ज्यादा हो गया आजादी को, लोकतंत्र, आज चुनाव हुए, सब कुछ हुए। जब यहाँ बाढ़ की मार होती है तो कौन आपकी सुनवाई करता है? कौन आपके
घरों में भरे पानी को देखता है? कौन आपके भूखे पेट को देखता है? कौन जब आपका रास्ता कट जाता है, आपकी फसलें खत्म हो जाती है, कौन आके आपको कहता है कि मेरा आपके घर आटा नहीं तो आटा ले जाओ? कब तक ये जुर्म जाति की जिंदगी आप लोग जीते रहो? और अगर आदमी गुलाम है तो वो जी सकता है, लेकिन जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता हो, जो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानता हो, वो भी आदमी गुलामी की जिंदगी जिए, तो फिर ऐसे जिंदा रहने से मरना बेहतर है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं कि मेरे लोग मुझे मौका दे और मैं फिर बताऊं कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। मैं आपको वचन देकर कहता हूं, हालात कुछ ही हो या कोई भी बात हो, आपकी इस बाढ़ कटाई को रोकने के लिए जो भी करना पड़े और जिसका भी गिरवान पकड़ना पड़े, चंद्रशेखर आजाद आपसे आगे खड़ो के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। मेरा आपको पता। और कहीं आपकी मेहनत संघर्ष से चंद्रशेखर आजाद अगर वास्तविकता में यहाँ से जीत के आगे बढ़ गया तो मैं लिख के देता हूं कि पहले दिन से कोई अधिकारी यहां कुर्सी पर नहीं बैठा जब तक आपके हितों की रक्षा नहीं होगी, आपकी सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें। मैं बस आपको एक कहना चाहता हूं, एक तरफ गूंगे बहरे नेता जिनको कुछ करना नहीं है। आपने यहां से 2009 में यशवीर सिंह जी को जिताया, 2014 में यशवंत सिंह जी को जिताया और 2019 में आपने गिरीशचंद जी को जिताया। आप बताओ, उन्होंने आपकी कितनी लड़ाई लड़ी, कितनी सुनवाई करी, कितनी बार आपके यहाँ आए, कितनी आपकी आवाज पर ने उठाई, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि मेरे यहाँ ये हालात हैं, मेरे लोग भी टैक्स देते हैं, उनके बारे में सोचो। मैं तो आपसे चाहता हूं कि आप मुझे वो ताकत दो कि जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब कल सदन में उनका मेरा मुकाबला हो तो आंखों से आंखें मिलाकर मैं उनसे पूछ सकूं कि आप ये सोचते हो कि ये देश, आप इस देश के संविधान को हटा दोगे तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लो, क्योंकि उनका संविधान का रक्षक और संविधान को मानने वालों का भाई बेटा चंद्रशेखर आजाद आज मैदान में है। जितना ताकतवर हो, एक तरफ ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। हर लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, कोई नेता नहीं लड़ रहा, कोई सरकार नहीं लड़ रही। अभी भी हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक ईवीएम की लड़ाई लड़ी और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ने वाले। हम तय कर रहे हैं कि ईवीएम से वोटों की चोरी ना हो। मैं आपसे प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मांगने आया हूं। अगर आप मानते हैं कि मैंने आपकी सेवा की है और आप चाहते हैं कि आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े और वो इस लड़ाई को लड़े और आपकी सेवा करे, तो फिर मुझे इस लड़ाई को लड़ने में आप मदद कराओ। और अगर आप ये मानते हो कि कोई चंद्रशेखर आजाद से अच्छा आपकी लड़ाई लड़ सकता, मैं तो कहता हूं बार बार, आज फिर कह रहा हूं, तराजू रख के तोल लो। अगर किसी पढ़ाई में, लिखाई में, संघर्ष में एक नोट को छोड़ के, क्योंकि मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, बहुत सारे मास्टर यहां बैठे होंगे बेचारे, जो अध्यापक रहे होंगे बहुत सारे होंगे। अब गुरुजी कितने पैसे वाले आप जानते हो, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का ने कितना कमाया होगा आप जानते हो। मैं तो एक गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मेरे पिताजी ने तो साइकिल चला चला के नौकरी करके हमें पाला। उन्होंने बस इतना कर दिया कि वो हमें पढ़ा गए। 6 बच्चों का खर्चा उठाना छोटी बात नहीं होती। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करें। मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, इस देश के मुसलमान का, पिछड़ों का क्या होगा, इस देश के गरीब, बौद्धिस्ट, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध का क्या होगा, इस देश के 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या होगा, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, निषाद, मौर्य, साक्य के बेटे कुर्सी पर कौन बैठाएगा। आज इस देश में इतनी गैर बराबरी है। अभी रविदास जयंती आ रही है, आप जयंती मनाओगे, कैसे मनाओगे? देखो, अपने महापुरुषों को पूजो मत, उनकी विचारधारा पे चलो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नुअन और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अगर दुनिया में समता मूलक समाज बनाना है, भाईचारा बनाना है, सबको समान रूप से अधिकार सम्मान दिलाना है, तो बेगमपुरा राज लाओ। बेगम का मतलब जहां कोई गम ना, कोई ऊंच नीच ना, कोई छोटा बड़ा ना, कोई भेदभाव ना हो, किसी को सताया ना जाए, किसी का लूटपाट ना हो, किसी की हत्या ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो और किसी को भूखे पेट ना सोना पड़े। ऐसा राज आना चाहिए। उस राज को सतगुरु जी ने नाम दिया बेगमपुरा राज। भाजपा के लोग कह रहे हम फलाना राज लाएंगे, भाजपा के लोग कह रहे हम गोवलकर का राज लाएंगे, भाजपा के लोग कह रहे हम सावरकर का राज लाएंगे। तो भाई, हम सावरकर के राज में हम क्या करेंगे, गोवलकर के राज में हम क्या करेंगे? उस राज में तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को भैया सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। तो ऐसा राज लाने से पहले आप अपनी ताकत बना लो। तो एक तो काम आपको ये करना है कि सबसे पहले जब आप इस बार जयंती मनाएं
24 तारीख की जयंती है तो 23 तारीख को अपने घरों पे 10-10 रुपए खर्च करके एक बढ़िया दीपक जलाए, अपने घरों की दीवारों पर अंदर जलाए। जो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो आपकी आने वाली छोटे छोटे बच्चे क्या जाने क्यों जाने, इसको आपको बताना है कि वो हर महीने पूछे कि उस दिन क्या था जब हमारे घरों पे दिवाली अब जैसे माहौल बना हुआ था। ठीक है, फिर वो अपने महापुरुषों गुरुओं को पढ़ेंगे। पहली बात तो दिवाली मनाओगे तो हर घरों पे दीपक जलना चाहिए, रोशनी उनसे उजाला आना चाहिए। और उस दिन हम ये तय करेंगे कि हम इस देश में बेगमपुरा राज लाए। ठीक है, ये बच्चों तुम्हारा बहुत याद रखिए कौन सा राज लाओगे बता। चुप हो जाओ, इसे पूछूंगा बता। यही कह रहा हूं ना, जब मास्टर पढ़ा रहा हो और बच्चे आपस में बात कर रहे हो फिर मास्टर की मेहनत भी खराब हो जाएगी, लट फेल दो जरा। ठीक है, तो बेगमपुरा राज लाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी कल वोटर लिस्ट चेक करियो, नई वाली चेक करियो, कोई नाम तो नहीं कटा। जो कट गया हो और वो जिंदा उसको जुड़वाना। जो नए 18 साल से ऊपर के बच्चे हो गए, यही है लड़ाई, उनका वोट बनवाना। भाइयों बहनों उनके घर घर जाके, अगर तुम सच्चे में मुझसे प्यार करते हो। तो फोन खुला इनका 78 88 78 07 इस पर मिस कॉल करोगे तो फिर वहां से फोन आएगा और डाटा तुम्हारा सबमिट हो जाएगा। नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर जुड़ने के लिए नंबर जारी हुआ है क्या 7878827807। ठीक है, हो गया नंबर। अब मेरी बात सुनो, मुझे देखो सारे मनुवादी दलों को गौर से सुनो भाई, ये नंबर का काम खराब इतनी देर में तो कर लेते। 78 88 82 78 07। ठीक है, सारे मनुवादी दलों को ये बात चुभ रही है कि इनका एक नेता ठंडा नहीं हुआ और इनका दूसरा नेता खड़ा हो गया। ये तो थारे तो दबने के नहीं। ठीक है, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।